सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और बोर्ड परीक्षा नज़दीक होने के साथ कुछ ऐसे आपको डोज चाहिए, उस डोज के आधार पर आप बढ़िया नंबर है वो बोर्ड परीक्षा में लेके आ सके। तो उसी डोज कहें, कैप्सूल कहें, वो मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ। और आपका जो कंपनी बुक्स है उसमें जो पहला ही चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, है ना, उसमें अपन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके रिक्त स्थान बन सकते हैं उनकी अपन ने चर्चा है। एक पिछली एक क्लास थी उसमें आपने कर लिए। जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को नहीं देखा है उसको देखना है, क्योंकि उस जो क्लास सेशन होने वाला है उसमें आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी आए हुए हैं। यानी वो पैटर्न आप समझ सकोगे कि भाई किस तरीके के प्रश्न वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपने पास संक्षिप्त समय है, क्योंकि 6 मार्च को आपको पहला जो पेपर है वो अकाउंटेंसी का है। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बढ़िया स्कोर है वो कर सकते हो, और बढ़िया स्कोर करोगे तो आगे भी आप क्या रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। और जो बाकी के जो रिमेनिंग पेपर है, तो आज के सेशन में वन शॉट के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। फटाफट अपना सेशन है वो स्टार्ट होगा और फटाफट अपन चर्चा करेंगे, बाकी अनावश्यक बात अपन नहीं करेंगे। तो इस सेशन को अपने को क्या करना है, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना है। और साथ में जो विद्यार्थी 12वीं बोर्ड में बैठे हैं, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे आरबीएसई में हो, उनको शेयर कर दो ताकि वो भी साथी है वो आज के सेशन का फायदा उठा सके। ठीक है सर विद्यार्थियों, तो आज के सेशन को मैं फटाफट स्टार्ट करूंगा और बात करूंगा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं है, बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझना है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन है वो परीक्षा में आ सकते हैं। देखो ये है क्वेश्चन जिसको आप यहां से इजीली समझ सकते हो कि जय लिमिटेड 6 लाख रुपए, है ना, की मशीन कमल से खरीदी है ना। जय लिमिटेड ने खरीदी है कितने की, 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। किससे खरीदी है, कमल से खरीदी है। 50% भुगतान है वो चेक द्वारा किया गया और शेष राशि के लिए कंपनी ने समतांश 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। आपको उपयुक्त व्यवहार की जर्नल प्रविष्टि देनी है। तो देखो यहां पर अपन करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फॉर्मेट तो आप सबको बनाना आता है, डेट, पर्टिकुलर, है ना, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। मैं यहाँ पे सीधी एंट्री करूंगा। यहाँ पर देखो डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, तो पहली प्रविष्टि क्या हो जाएगी, पहली प्रविष्टि जय लिमिटेड ने खरीदी है। किससे, कमल लिमिटेड से खरीदी है। क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है। बेचने वाला कौन है, कमल है, वेंडर। खरीदी क्या है, मशीन। तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डीआर कितने की, 6 लाख की, और टू कमल लिमिटेड कितने की, 6 लाख की। पहली प्रविष्टि ये हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डीआर टू कमल लिमिटेड। ठीक है। दूसरी प्रविष्टि, अब देखो शेष के लिए ये क्या कह रहा है, इसका भुगतान 50% चेक द्वारा किया गया है और बाकी के लिए क्या किया गया है, 20% पर आपके क्या किए गए हैं, जो अंश समतांश वो जारी किए गए। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, क्योंकि कमल को जारी किया गया है तो एंट्री क्या होगी, कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर। अब कमल को तो कितना देना है, 6 लाख पूरा देना। टू, अब भुगतान क्या कर दिया, चेक द्वारा, तो टू बैंक अकाउंट। अब आधा, तो 6 लाख का आधा, 6 लाख का आधा कितना हो गया अपना, 6 लाख का आधा कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे। 6 लाख का आधा अपना 3 लाख, क्या हो गया, 6 लाख का आधा 3 लाख। ठीक है। अब टू इक्विटी से कैपिटल और टू प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो अपने पास 3 लाख है। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर। 3 लाख में 10 रुपए का तो अंश है ही, 20% प्रव्याजी यानी 10 का 20% कितने हो गए, 2 रुपए। तो 10 और 2 12, है ना।
अब इस पे भाग देंगे 12 में, यानी किसमें भाई 30 में दे दो भागे, या 300 में दे दो, क्या दिक्कत है कि 12 दूनी 24, बच गए 60, 12 पंजो 60, फिर 1 2 है ना, और ये 3, कितने आ गए 25,000 आपके शेयर आ गए। अब 25,000 को 10 से गुणा कर देंगे तो आपके 2.5 लाख के तो क्या हो जाएंगे, आपके इक्विटी शेयर हो जाएंगे, और 25,000 को 2 रुपए प्रीमियम से गुणा करेंगे तो 50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी सिंपल है वो प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डीआर 6 लाख टू कमल लिमिटेड 6 लाख। अब इसको क्या कर जारी कर रहा है, 20% प्रब्याजी पर भुगतान कर रहा है ना। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर 6 लाख टू बैंक 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख, है ना, टू शेयर कैपिटल प्रीमियम 50,000। ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। जहां जहां आप समझ रहे हो वहां पर आप अपना कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई करो कि भाई ये चीज अपने को समझ में आ गई है, ताकि आगे सेशन है वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि कोई भी सेशन होता है उसको सबसे पहले अपने को समझना होता है और साथियों के साथ शेयर करना होता है। इतना काम करते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आपके जो 2 महत्वपूर्ण शेयर होते हैं, है ना, इक्विटी शेयर, इसको क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर, ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर। समतांश को क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर, और इसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर, है ना, प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों अपने को ध्यान में रखना है। समतांश क्या होते हैं और पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, इनमें 4 कोई अंतर पूछा है ना, परीक्षा में 101% आएगा, ये ध्यान रखना, 101% आएगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा पूछ ले और चाहे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए अपने को इसको स्किप नहीं करना, पूरी चीज है वो समझनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। अब देखो अंतर का आधार, ये आपके आगे समतांश यानी इक्विटी शेयर, और ये आगे आपके प्रेफरेंस है। ठीक है, अब देखो इसकी अपन चर्चा करेंगे फटाफट। यह क्या, लाभांश, लाभांश, लाभांश क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड में कि भाई समतांशधारी होते हैं उन्हें लाभांश किसके बाद मिलेगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद मिलता है ना। तो इसके अपन थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई समतांशधारी होते हैं ना उनको लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के बाद मिलता है, और जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उन्हें समतांशधारियों से पहले लाभांश मिलता है ना। तो देखो इसमें क्या, पूर्वाधिकार अंशधारियों के पश्चात समतांशधारियों को लाभांश मिलता है। पहले किसको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को लाभांश मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको लाभांश मिलेगा। अगर पूर्वाधिकार अंशों की बात करें तो समतांशधारियों से पूर्व लाभांश प्राप्ति का अधिकार किसको होता है, पूर्वाधिकार अंशों को होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर अंतर का आधार रखें शोधनीय, समतांश है ना, समतांश कंपनी के जीवन काल में कभी भी शोधनीय नहीं होते हैं, इन्हें कंपनी के जीवन काल में कभी भी शोधन नहीं किया जा सकता, जबकि पूर्वाधिकार अंश है उनको कंपनी के जीवन काल में क्या किया जाता है, शोधन किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनका शोधन है वो किया जा सकता है ना, इनका क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपका मताधिकार, है ना। तो देखो समतांशधारी होते हैं ना, इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, समतांशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, राइट होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। वोट कहाँ, साधारण सभा या जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, जबकि जो पूर्वाधिकारधारी होते हैं ना उन्हें किसी प्रकार का वोट डालने का या मत देने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें निश्चित दर से जो लाभांश रेट लिखी होती है उसी के अनुसार इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला पॉइंट, बकाया लाभांश, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से अलग भी क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बकाया लाभांश है वो कौन से अंशों को अधिकार के रूप में मिला हुआ है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो आपके समतांशधारी है ना उनको बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है ना, जबकि पूर्वाधिकारधारियों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ये अपने को ध्यान में रखना। पूर्वाधिकार में एक ऐसे अंश है जिसको संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, तो उनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, बाकी किसी भी प्रकार के पूर्वाधिकार अंशधारियों को बकाया पे लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पूंजी वापसी यानी कैपिटल रिफंड
व्यापार की कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहां पर पूंजी रिफंड करने का मौका होता है। तो इसमें क्या होता है कि समतांशधारियों को पूर्वाधिकारधारियों के पश्चात पूंजी वापसी का अधिकार होता है। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें अधिकार तो होता है पूंजी वापसी का, लेकिन किसके बाद? प्रेफरेंस शेयर के बाद अधिकार होता है, पहले अधिकार नहीं होता है। और ये पूर्वाधिकारधारी होते हैं ना, उनको समतांशधारियों से पूर्व पूंजी वापसी का अधिकार होता, राइट होता है। वो क्या करेंगे? उनसे पहले पूंजी वापसी करने का या पूंजी को प्राप्त करने का अधिकार है वो रखते हैं, है ना। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है अपने को ध्यान में रखने हैं। किसका? समतांशधारियों में और आपके पूर्वाधिकार अंशधारियों में जो अंतर के जो 5 पॉइंट है ये अपने को ध्यान में रखने, क्योंकि ये 5 ही पॉइंट है वो आपके लिए खास है। ठीक है, हो गई बात। आगे देखते हैं। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है ना। बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2013 हुई थी ना, 2013 की परीक्षा में आया हुआ है ना। तो इसलिए इसमें क्या है कि एक्स लिमिटेड ने पी लिमिटेड से 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। किसने खरीदी? एक्स लिमिटेड ने खरीदी। किससे? पी लिमिटेड से। पी लिमिटेड से खरीदी। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4000 अंश पूर्ण भुगतान में निर्गमित कर दिए। आपको प्रविष्टि करनी बहुत ही इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। यह तो इसका आधार हो जाएगा, जर्नल एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से पहली एंट्री मशीन खरीदी है ना। तो देखो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डीआर कितने की? 5 लाख। किससे खरीदी है? पी लिमिटेड। तो टू पी लिमिटेड अकाउंट कितने की? 5 लाख की, है ना। अब उसके बदले में क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4000 अंश पूर्ण भुगतान में निर्गमित कर दिए। 100 रुपए वाले, है ना, 100 रुपए वाले 4000 अंश वो पूर्ण भुगतान में निर्गमित किए हैं, है ना। तो इसमें अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा कि भाई 5 लाख की तो मशीनरी है ना, और उसके बदले में अपन 4 लाख ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब 4000 अंश है ना। तो 4000 अंश है तो इसमें 7 और 7 क्या होगा? प्रीमियम भी होगा, है ना। तो दूसरी प्रविष्टि अपनी क्या हो जाएगी कि भाई पी लिमिटेड है, तो पी लिमिटेड अकाउंट डीआर, है ना। कितने? पी लिमिटेड कितने की हो गई भाई? 5 लाख। ये तो पूरे 5 लाख लेगा। टू क्या दे रहा? भुगतान में पूर्ण अंश, यानी नाम नहीं दे रखा कोई भी, तो टू शेयर कैपिटल, कोई भी शेयर हो सकता है। ये दे रहा है 4 लाख, तो ऑटोमेटिक ही हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ये आंसर दे रहा हूं मैं यहां पे, ये ध्यान रखना आप। ये क्या है? ये आंसर है ना। तो ये 2 ही एंट्री होंगी इसमें कि भाई 5 लाख की आपने मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट या टू पी लिमिटेड, और पी लिमिटेड 4000 अंशों का पूर्ण भुगतान में प्राप्त कर रहा है, तो उसमें 20% है वो प्रीमियम हो जाएगा। तो 1 लाख आपका प्रीमियम हो गया। 5 लाख का 20% 1 लाख, तो 1 लाख आपका प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। फटाफट ये क्लास होगी, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इसमें। प्रश्न 4 क्या है कि एक कंपनी 10 रुपए वाले 5000 समतांश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पे निर्गमित किए। 12000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 2000 अंशों के आवेदकों को बंटन नहीं किया गया, यानी इनकी राशि है वो वापस लौटा दी। शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया गया। अंशों पर राशियां इस प्रकार दे थी: आवेदन पे 3 रुपए, बंटन पे 4 रुपए प्रीमियम सहित, और मांग राशि पर 200 अंशों के धारक ने बंटन राशि नहीं चुकाई। बंटन पर प्राप्त राशि की आपको गणना करनी है। बंटन पे जो प्राप्त राशि है उस पे अपने को गणना करनी है। तो अब इस पे गणना कैसे करेंगे? बंटन पर प्राप्त राशि की गणना।
अब देखो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, है ना। तो पहले लिखेंगे बंटन पर देय राशि, बंटन पर देय राशि। तो बंटन में कितने अंश है अपने, 5000 अंश है, और बंटन पे कितने रुपए है, बंटन पे है 4 रुपए, यानी 4 रुपए के हिसाब से दे है, तो 20,000 तो बंटन पे दे हो गए, है ना। अब आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि, आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि, है ना। अब आवेदन पे यानी 5000 अंशों का अधिक आवेदन किया गया था, इश्यू कितने किए, 5, इश्यू कितने किए, इश्यू किए 5, आवेदन आया 12,000 और 2,000 को रिटर्न कर दिया, है ना। तो अब आवेदन अधिक कितने हो गए, 5,000, 3 रुपए के हिसाब से तो 15,000, ये क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, ये क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। तो बच गए कितने, 5,000। तो ये हो गया आपका आवंटन पर बकाया राशि, आवंटन पर, आवंटन पर बकाया राशि, है ना। अब इनमें भी एक व्यक्ति ऐसा है ना, जिसको 200 अंश दिए गए थे और उसने बंटन राशि नहीं चुकाई, तो बंटन राशि उसने नहीं चुकाई, तो ये हो गई आवंटन पर बकाया या देय राशि 5,000। अब इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या किया कि भाई 200 अंशों का धारक था और उसने राशि नहीं चुकाई है। तो 200 अंशों का धारक था, तो उसमें अपन देखेंगे कि भाई वास्तविक मांग कितनी थी। तो वास्तविक देखो बकाया राशि कितनी है, 5,000, है ना। और आपने अंश कितने निर्गमित किए, 5,000, और मल्टीप्लाई नए चुकाई गई अंश कितने हैं, 200, है ना। तो देखो ये 5,000 से ये 5,000 कट गया, तो कितनी राशि बच गई, 200। 5,000 में से 200 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 4,800, यानी आवंटन पर प्राप्त राशि हो जाएगी आपकी, आवंटन पर प्राप्त राशि कितनी आ जाएगी, 4,800 रुपए आ जाएगी। अब इसमें इतना ही पूछा, क्या पूछा है कि आवंटन पर प्राप्त राशि की आपको गणना करनी है, तो इतना पूछा है, तो आवंटन पर प्राप्त राशि की अपन इस तरीके से कैलकुलेट है वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, समझ में आ गई, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो 5 नंबर क्या है कि सत्यम लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपए वाले 50,000 समता अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। संपूर्ण राशि आवेदन पर दे थी, निर्गमन अभिदत्त हुआ, आवश्यक यानी सिंपल जनरल प्रविष्टि अपने को यहां पे देनी है, ठीक है। जर्नल एंट्री सिंपल, ठीक है। क्या कह रहा, 50,000 समतांश 2 रुपए प्रीमियम पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और आवेदन पर आमंत्रित के साथ राशि भी प्राप्त हो गई है। तो सबसे पहले तो अपन आवेदन प्राप्त करने की एक एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर लिख रखा क्या, टू समतांश, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी है, 50,000 से अंश है 2 रुपए, यानी 10 प्लस 2 12 हो गए, 12 को 50,000 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए आपके, 6 लाख, ठीक है। दूसरी प्रविष्टि प्राप्त हो गई, पूर्ण अभिदेय हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कितने से, 6 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, कितने से, 50,000 को 10 से गुणा करेंगे तो
5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 50,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 लाख। बस इतनी इसमें प्रविष्टि पूछिए। तो प्रविष्टियां बहुत ही इजी है, लेकिन इसको अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है, चीज को समझनी पड़ती है बारीकी से। जब अपन इसको बारीकी से समझ लेते हैं तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो ये चीज समझ गए कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए अपने को छोटी छोटी बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझनी है। होगी क्लियर? बढ़े आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक कंपनी 31 मई 2022 को 1,057 को 2 रुपए प्रति अंश, है ना, प्रथम मांग की राशि अग्रिम बंटन के साथ प्राप्त करी, यानी कॉल इन एडवांस होगी। जबकि वो प्राप्त कितनी होनी है, 31 अगस्त 2022 को होनी है। तो 2 प्रविष्टियां इसकी भी होंगी, तो वही इसका फॉर्मूला जर्नल एंट्री। ये अपन देखो फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना, ये फॉर्मेट तो आप सबको आता ही है। इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा जिसमें डेट पर्टिकुलर, है ना, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो पहले है 31 मई 2022, 1,057 पर आपने अग्रिम प्राप्त कर ली, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि अग्रिम प्राप्त किया है ना, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। कितनी राशि, 1,000 को 2 से गुणा कर दो, 1,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2,000, ठीक है। ये होगी बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब ये ड्यू कब हो रही है, 31 अगस्त 2022 को, 31 अगस्त 2022 को ड्यू हो रही है। तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई कॉल इन एडवांस आपने पहले प्राप्त कर ली है, तो अपने एंट्री क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू, कौन सी है, फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी राशि, 2,000, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो इतना ही पूछा है इसमें इतनी बात पूछी है, उसका जवाब अपन ने दे दिया, है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप, क्योंकि जरूरी है, परीक्षा में आया हुआ है, तो मे भी पॉसिबल है ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ सकता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन है। बढ़े आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। एक तो देखो स्वेट इक्विटी अंश क्या होते हैं, तो स्वेट इक्विटी अंशों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसे अंश जिनका निर्गमन कंपनी के कर्मचारियों को तकनीक की बौद्धिक क्षमता या तकनीकी ज्ञान के बदले में जारी किया जाता है, वो स्वेट इक्विटी अंश होते हैं। और स्वेट इक्विटी अंश ऐसे हैं जिनको आप बट्टे पर भी निर्गमन कर सकते हो। बाकी आप अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते। ऋण पत्रों का निर्गमन आप बट्टे पे कर सकते हो, लेकिन अंशों का निर्गमन बट्टे पे नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्वेट इक्विटी अंश है उनका आप बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो। और एक अधिविधान क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने वैसे तो बता दिया था कि भाई जितने अंश आप निर्गमित करते हो उससे ज्यादा अंशों के लिए आपके पास आवेदन आते हैं तो वो आपका अधिविधान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। ये रहा आपका स्वेट इक्विटी अंश, है ना। ऐसे समतांश जो किसी कंपनी के द्वारा अपने जो संचालक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या इंप्लॉइज है, उनको बट्टे पर या नकद के अतिरिक्त जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों अथवा तकनीकी जानकारी देने के लिए जारी किए जाते हैं, उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी अंश है उन्हें कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना खास है।
इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये स्वेट इक्विटी अंश हो गया। दूसरा आता है आपका अंशों का अधि अभिदान क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवंटन आता है तो उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने 10,000 अंशों का आवंटन आवेदन मांगे हैं और आपके पास 12,500 अंशों के लिए आवेदन आ गए या अंशों को क्रय करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दिखने में बहुत इजी है, समझने में इजी है, सिर्फ आपको टाइम देना होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी जितने अंश आपने निर्गमित किए हैं उससे ज्यादा के लिए आवेदन आता है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। सिंपल है ना। लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करके ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि मेगा लिमिटेड ने 5 रुपए, मेगा लिमिटेड ने 5 रुपए क्या है कि मेगा लिमिटेड ने 5 रुपए प्रीमियम पर क्या किया है, 5 रुपए प्रीमियम पर 10 रुपए वाले, 5 रुपए प्रीमियम पर 10 रुपए वाले 40,000 समता अंशों के लिए आवेदन मांगे। 6 रुपए प्रति अंश के आधार पर आपके पास कुल आवेदन राशि अमाउंट आ गई, 6 रुपए के हिसाब से प्राप्त हो गई। अभिधान के प्रकार का नाम का उल्लेख कीजिए और आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टि दीजिए और अतिरिक्त राशि को लौटा दिया, इसकी भी आपको जानकारी देनी है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अंशों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या जारी करेंगे कि भाई 40,000 अंशों के लिए तो आवेदन मांगे हैं, तो अपने पास आवेदन कितने हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन शेयर, है ना। तो देखो 3 लाख की अमाउंट प्राप्त हुई है अपने को, है ना, 6 रुपए के हिसाब से। तो गुणा कर दो 6 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए, 50,000 आपके शेयर हो जाते हैं। कितने अंशों के लिए आपके पास आवेदन आए हैं, 50,000 अंशों के लिए आवेदन आए। ये तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर हो गए। अब इनके अपने को एंट्री करनी है ना। तो एंट्री करेंगे तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट जो आप बनाते हैं, ये आपकी डेट, फॉर्मेट अपने को ध्यान में रखना। ये पर्टिकुलर, ये आपका एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसमें एंट्री पूछी है, तो पहली एंट्री कि भाई 3 लाख के लिए आपको आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले आवेदन प्राप्त करने की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने के लिए, कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितनी राशि, 3 लाख रुपए अपने को प्राप्त हुई है। ठीक है। अब आवेदन पे प्राप्त राशि को क्या करेंगे, पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो 40,000 अपने पास है ना, 40,000 है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 40,000 अंश अपने पास है ना। 40,000 ये हो गया आपके 3 लाख जो आपको आवेदन पे प्राप्त हुई है। और अब बाकी की कितनी हो गई, 40,000 रुपए जो 6 रुपए प्रति अंश के आधार पर आपने कुल आवेदन प्राप्त किए, है ना। तो 6 रुपए के हिसाब से अपन इसकी एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट डीआर। अब अपने पास ये पहली एंट्री तो जाती है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। अब इसको अपन जो एप्लीकेशन पे प्राप्त करते हैं उसको पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की? कि भाई अपने पास अंशों की संख्या कितनी बच गई? अंशों की संख्या 40,000 और 6 रुपए प्रति अंश के आधार पर अपन ने प्राप्त किए। तो 6 चौके 24, तो कितने हो गए? 2,40,000। ठीक है। अब अधिशेष राशि बच गई। अधिशेष राशि कितनी बचेगी? 3 में से 2,40 घटा दो, 60 बच गई। तो इसको लौटा देंगे, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कितनी राशि? 60,000। बस ये प्रविष्टि हो जाएंगी। सिंपल प्रविष्टि होगी ना। तो इस तरीके से अपने को ये प्रविष्टियां है वो करनी है और इन प्रविष्टियों को अपने को समझना है। बढ़े आगे देखते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बकाया मांग, है ना, बकाया मांग और अग्रिम मांग में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बकाया मांग है कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूरे चांस है आने के, 101% चांस है इनके एग्जाम में आने के, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, संक्षिप्त पाठ्यक्रम है और उसी पाठ्यक्रम को अपने को समझना है और उसी में से अपने को आंसर है वो देना। ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा है और उसमें से पढ़ना है। हर बार रिपीट होके यही क्वेश्चन है वो परीक्षा में आते हैं, बस जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। तो देखो बकाया मांग, है ना, तो जब कंपनी द्वारा मांगी गई किस्त की राशि का जो अंशधारी है वो भुगतान नहीं करता, बकाया मांग का, बकाया का अपने को हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, है ना। तो जब कोई अपन किसी मांग की बार बार मांग करते हैं और वो मांग राशि का भुगतान नहीं करता है तो वो क्या होती है? बकाया तो होती है। तो जब कंपनी द्वारा मांगी गई किस्त की राशि का अंशधारी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो इसे क्या कहते हैं? बकाया मांग कहते हैं। और इसके विपरीत जब कोई अंशधारी किस्त की राशि का भुगतान कंपनी को बिना मांगे ही कर देता है उसे अग्रिम मांग कहते हैं, है ना। बकाया मांग और अग्रिम मांग, बकाया मांग में मांग करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है वो बकाया मांग है, और अग्रिम मांग में क्या होता है? बिना मांग किए ही, ड्यू होने से पहले ही उसका भुगतान कर दिया जाता है, वो आपकी अग्रिम मांग होती है ना। जो बकाया मांग होता है ना उस पर 10% ब्याज दिया जाता है यानी लिया जाता है, और जो अग्रिम मांग है उस पर 12% ब्याज है वो दिया जाता है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन है वो बन सकता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया कि कंपनी अधिनियम की सारणी एफ, ये सारणी एफ अपने को ध्यान में रखनी है। सारणी एफ के अनुसार जो बकाया मांग है उस पे अपने को 10% ब्याज वसूल करेगी, है ना, ब्याज वसूल करेगी कंपनी, और जबकि अगर अपन ने अग्रिम भुगतान कर दिया तो 12% है वो ब्याज का भुगतान करेंगी। कौन? कंपनी। ये तो वसूल करेगी और इसका भुगतान करेगी, तो दोनों की कंडीशन है अलग अलग होती है। ठीक है, तो 10 और 12% सारणी एफ के अनुसार भी अपने को ध्यान में रखना है। तीसरा, बकाया मांग पर ब्याज कंपनी के लिए आय जबकि अग्रिम मांग पर ब्याज व्यय, है ना। रिक्सान भी ऐसा आ सकता है कि भाई बकाया मांग है उस पर जो ब्याज है वो कंपनी के लिए क्या है? वो क्या होगा? आय होगा, और जबकि अग्रिम मांग पर जो ब्याज का भुगतान कंपनी करेगी वो उसके लिए क्या होगा? कंपनी के लिए व्यय होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो छोटे से 3 पॉइंट क्लियर हो गए, है ना। बकाया मांग क्या होती है, अग्रिम मांग क्या होती है, इन पे ब्याज की दर क्या होती है, सारणी कौन सी होती है ना, आय क्या है, व्यय क्या है। ये छोटी सी बात यानी 30 सेकंड में आपकी पूरी बात है वो क्लियर हो गई। और निश्चित रूप से अगर ये 30 सेकंड और आपके एग्जाम में प्रश्न में काम आती है तो कितना फायदा होता है कि भाई ये चीज हमने पढ़ी और वो ही एग्जाम में आ गई है। तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है, और जो जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, संक्षिप्त पाठ्यक्रम होता है, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जितना आपने पढ़ लिया उसको आप रिवीजन करते रहो, और परीक्षा तक आप रिवीजन करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया स्कोर है वो होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 10 नंबर क्या कह रहा है कि अंशों के आनुपातिक आवंटन क्या होता है ना। ये इसका दूसरा नाम यथानुपात भी कह सकते हैं, है ना, कि यथानुपात आवंटन
क्या होता है। तो यह यथानुपात आवंटन भी कह सकते हैं। तो क्या आनुपातिक आवंटन का अर्थ पूछा है ना। तो देखो आनुपातिक आवंटन में अपन इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि जब किसी कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है और अंशों का निर्गमन करने के बाद कंपनी ने जितने अंशों का निर्गमन किया उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन आता है तो वो अधिअभिदान होता है। और अधिअभिदान में क्या होता है कि कंपनी हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती। उनको कुछ ऐसे अंशधारी होते हैं जिनको राशि लौटानी भी पड़ती है और कुछ को ये सोचती है कि इनको अनुपात के आधार पर अंशों का आवंटन कर दिया जाए। यानी मान लो जिसने 10 मांगे हैं उसे 5 दे दे, जिसने 200 मांगे हैं उसे 100 दे दे, जिसने 10,000 मांगे हैं उसे 1,000 दे दे, 5,000 दे दे। इस तरीके से यथानुपात कंपनी की जो शर्तें होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है ना। तो इसमें होता क्या वो अपन देख लेते हैं, है ना, फटाफट आपके समझ में आ जाएगा। क्या है कि अंशों के आनुपातिक बंटन से आशय एक वर्ग के कुल आवेदकों को बंटित किए गए कुल अंशों के उस वर्ग के कुल आवेदकों के अनुपात से अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिसने 2 मांगे ना उसे 1 दे दे, जिसने 20 मांगे उसे 10 दे दे, जिसने 200 मांगे हैं है ना उसे 100 दे दे, जिसने 2,000 मांगे उसे 1,000 दे दे। यानी ये यथानुपात आवंटन ना ये अनुपातिक आवंटन किया जाता है। माना कि एक कंपनी 2,000 अंश निर्गमित किए और आवेदन आ गए 6,000 अंशों के लिए, है ना। तो 6 अंशों की मांग करने वाला, है ना, 6 अंशों की मांग करने वाले को कितने मिलेंगे, 2 अंश आवंटित किए जाएंगे। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 3:1। यानी जिसने 3 मांगा है उसे 1 दे दे, जिसने 30 मांगे उसे 10 दे दे, जिसने 300 मांगे उसे 100 दे दे, जिसने 3,000 मांगे उन्हें 1,000 दे दे। ठीक है, तो ये उसका अनुपात हो जाएगा, है ना। ये अनुपात इसका सेट हो रहा है। तो ये होता है आपका अनुपातिक आवंटन। एक अनुपात के आधार पर उसका आवंटन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए अनुपातिक आवंटन या यथानुपात आवंटन क्या होता है। क्लियर है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो, क्या बकाया मांग और अग्रिम मांग में कोई 4 आपको अंतर भी लिखने हैं। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो जो पहले वाली बात थी वही इसमें आएगी कि भाई बकाया मांग की स्थिति में कंपनी को मांग राशि से कम राशि प्राप्त होती है। क्या होता है, बकाया मांग की स्थिति में कंपनी की जो मांग राशि होती है उससे कम राशि प्राप्त होती है, जबकि जो आपकी अग्रिम मांग, जो अग्रिम प्राप्त मांग है उस स्थिति में मांग राशि है वो अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बकाया मांग पर कंपनी वो 10% है वो किधर से ब्याज का वसूल करती है और अग्रिम पर 12% ब्याज का भुगतान करती है। तो ये भी नॉर्मल बात है, अपन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट है, तीसरा पॉइंट दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बकाया मांग के लिए कॉल्स इन एरर को डेबिट किया जाता है, जबकि जो आपकी अग्रिम मांग है, अग्रिम प्राप्त मांग के लिए कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाए, है ना, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाता है। अगर बकाया मांग है तो जो कॉल्स इन एरर है वो डेबिट होगा। ये ध्यान में रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भाई बकाया मांग के लिए कॉल्स इन एरर को क्या किया जाएगा, तो डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चौथा पॉइंट आता है बकाया मांग पर प्राप्त ब्याज कंपनी के लिए आय है ना, आय, और अग्रिम मांग है वो कंपनी के लिए व्यय का काम है वो करती है। तो आय और व्यय का भी अपने को ध्यान में रखना। ये बात वैसे हो गई, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक स्थायी फीड होना जरूरी है, ताकि, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम है, ज्यादा मैटर आपको पढ़ना है, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े ये भी अपने को रणनीति बनानी है, ताकि कम समय में अपन ज्यादा पढ़ते हुए बढ़िया नंबर हम लेके आ सके, है ना। तो ये पॉइंट अपने को बकाया मांग और अग्रिम मांग से रिलेटेड अपने को ध्यान में रखने। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब अपन तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अधिकृत अंश पूंजी और निर्गमित अंश पूंजी में आपको अंतर बताना है। देखो परीक्षा में अधिकृत अंश पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचित अंश पूंजी के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो अधिकृत पूंजी वो होती है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियमों में किया जाता है
और उस सीमा तक एक कंपनी है वो अपना व्यापार है कर सकती है, उस सीमा तक अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। फिर निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को निर्गमित किया जाता है वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि भाई जैसे मेरे पास है, मैं मार्केट जा रहा हूं और मेरे को पता है कि भाई आज मैं मार्केट में 10,000 रुपए तक रुपए खर्च कर सकता हूं, तो 10,000 रुपए क्या होगी अधिकृत, कि भाई इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, ये मेरी मैक्सिमम है ना। अब बाजार जाने के बाद हो सकता है मैं 8,000 ही खर्च कर पाया, है ना, तो ये क्या होगी मेरी निर्गमित। मैंने कितने निर्गमित किए, ये मेरे निर्गमित हो गए, है ना। तो ये अंशों की बात होती है, तो एक अंश होते हैं वो कंपनी के पूंजी को निर्धारित करते हैं। तो अधिकृत पूंजी वो होती है जिसकी एक निश्चित सीमा होती है, मैक्सिमम होती है, और उसी का भाग है वो जनता में निर्गमित किया जाता है, वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं कि अधिकृत अंश पूंजी कि कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं, है ना। कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम होते हैं ना, उसमें जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है वो आपकी अधिकृत पूंजी होती है। एक कंपनी अधिकृत पूंजी की सीमा तक ही पूंजी निर्गमित कर सकती है, यानी अधिकृत पूंजी होगी उससे ज्यादा वो क्या अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, कम जरूर कर सकती है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकती, इससे अधिक नहीं कर सकती। चिट्ठे में अधिकृत पूंजी के अंतर्गत समतांश और पूर्वाधिकार अंशों को अलग अलग दर्शाया जाता है। जो आपका चिट्ठा है, जो आपकी बैलेंस शीट है ना, उस बैलेंस शीट के अंतर्गत अधिकृत पूंजी के अंतर्गत है वो समतांश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी अधिकृत पूंजी से। अब दूसरा पार्ट आता है इसी का निर्गमित पूंजी, है ना, निर्गमित पूंजी, है ना। तो देखो निर्गमित पूंजी क्या होती है कि भाई अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है ना। इस प्रकार एक कंपनी द्वारा जनता को नगद धन अथवा अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किए गए अंशों जिसमें समता और पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य को निर्गमित पूंजी कहते हैं। यानी कुल मिला के बात ये कहें कि भाई अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में इश्यू किया जाता है, जनता में निर्गमित किया जाता है, वो आपकी निर्गमित पूंजी का भाग कहलाएगी। इसके बाद निर्गमित के बाद आती है आपकी प्रदत्त पूंजी, यानी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है। जैसे मान लो मेरी कैपेसिटी 10,000 की थी, मैंने 8,000 निर्गमित कर दिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि भाई पूरे 8,000 ही जनता ले, हो सकता है जनता ने 7,000 ही लिए, है ना, या 7,500 ही लिए, है ना, तो ये क्या हो गई, प्रदत्त हो गई, है ना। तो अधिकृत निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है वो आपकी प्रदत्त पूंजी होती है। और लास्ट आती है आपकी संचित पूंजी। तो संचित पूंजी वो होती है जो कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है, वो आपकी संचित पूंजी की कैटेगरी में आती है। तो कुल मिलाकर ये आपकी अधिकृत और निर्गमित पूंजी में आपको अंतर जरूर ध्यान रखना, साथ में आपको संचित पूंजी के बारे में भी ध्यान रखना है। संचित पूंजी वो होती है जो कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, है ना। ये सारी बात मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होगी ना। तो ये एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया, फटाफट ये सेशन है क्योंकि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए आपको घर बैठे एक ऐसा थोड़ा सा मटेरियल उपलब्ध करवा दे ताकि आप बढ़िया तरीके से तैयारियों में जुटो। क्योंकि जो पैटर्न है, जो बोर्ड का जो पैटर्न है, उसमें मैं आपको बता दूं कि आपके जो एमसीक्यू है 15 तो आपके एमसीक्यू आने हैं, जो रिक्तस्थान है ना, आपके 7 रिक्तस्थान आने हैं, फिर आपके वन लाइनर है ना, वो आपके 10 वन लाइनर आने, टोटल यानी कितने हो गए, ये 32 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके, 32 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। आपका कोई भी पेपर हो उसमें 15 एमसीक्यू आएंगे, 7 आपके रिक्तस्थान और 10 आपके वन लाइनर, यानी 32 नंबर आप इस तरीके से गेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन आज इसको समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, साथ में सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी बोर्ड परीक्षा में कुछ रिलैक्सेशन मिले, कुछ
और उनको करने का मौका मिले, क्योंकि संक्षिप्त पढ़ाई है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। और मैं ये नहीं कहता बार बार आपको ये क्लास देखनी है, एक बार देखो, समझो और आउट हो जाओ, लेकिन समझो जरूर, इस क्लास को समझोगे तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ताकि अगले और चैप्टर उनके भी अपने सेशन करवा लें। ठीक है।